बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज में खुश आमदीद। मैं हूं अजहर इकबाल बंगल। मैं हूं आसमा इकबाल। प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और आज के मौज़ूआत क्या हैं, कौन से अहम टॉपिक्स पर हम बात करने जा रहे हैं आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले कुछ इस बारे में आपको बता देते हैं। नेशनल असेंबली के इजलास के बारे में हम बात करेंगे और वहाँ जो खिताब किया गया है वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से जो इज़हार ख्याल किया गया है उस पर हम आपको आगाह करेंगे। मुल्क में शफाफियत के फरोग के लिए मुख्तलिफ इदारों के साथ मिलकर गवर्नमेंट किस तरह से काम कर रही है, क्या कुछ प्लान बनाया जा रहा है, और फिर ये जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर कल एक हमला नाकाम बनाया गया है पाकिस्तान के बहादुर सपूतों की जानिब से, बहादुर जो हमारे पुलिस एहलकार हैं, जो हमारे सिक्योरिटी एहलकार हैं, उनकी जानिब से, इस पर भी वज़ीर आज़म ने बात की है। और साथ ही साथ आज उन्होंने ये बड़ा बयान भी दिया है कि हमें इस बात में कोई शक नहीं है कि इस हमले में भारत ही मुलव्वस है। बिल्कुल ऐसे ही। और आज की जो हमारी खबरें होंगी उसके अंदर हम शामिल करेंगे लद्दाख में जिस तरह चीन ने भारत की पिटाई की है, उसके ऊपर जो उनके पोजीशन का रद्द-ए-अमल आया है उसके हवाले से बातचीत करेंगे। कश्मीर में जो भारत ने जो वहाँ पे मुसलमान हैं, वहाँ की जो आबादी है, उन पे जो जुल्म बर्बरियत की तारीख रकम की हुई है, रोजाना वहाँ पे नए नए हमें केसेस सामने आ रहे हैं, लोगों को वहाँ पे शहीद किया जा रहा है, उन पे जुल्म किया जा रहा है, उस हवाले से भी बातचीत करेंगे। कोरोना वायरस के हवाले से भी बातचीत करेंगे कि उसकी क्या सूरत हाल है पाकिस्तान में भी, दुनिया भर में भी। और इसके साथ साथ जो एक बहुत बड़ा एक इशू है वो ऑनलाइन एजुकेशन के हवाले से जो है, जिस तरह से उसके लिए हिकमत अमली तैयार की जा रही है, नौजवानों को जो उनका जो पढ़ाई का सिलसिला है उसको कंटिन्यू करने के लिए जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, ऑनलाइन तालीम को लॉन्च किया गया है, जिस तरह पीटीवी बुटेरी स्कूल का एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है, तो उसके हवाले से भी हम बातचीत करेंगे। उसके अंदर क्या मसाइल सामने आ रहे हैं, किस तरह से डिबाट किया जा रहा है, किस तरह से इस बात को मेक श्योर बनाया जा रहा है कि जो हमारी नौजवान नस्ल है, जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स हैं, स्कूल स्टूडेंट्स हैं, कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो तालीम है उसके अंदर किसी किस्म का कोई हर्ज ना है। तो इस सब के हवाले से आज हम अपने प्रोग्राम में बातचीत करेंगे। मजीद साथ ही साथ हम बात करेंगे टिड्डी दल के हवाले से भी। बहुत सारे अजला ऐसे हैं जहां से इसका मुकम्मल सफाया कर दिया गया है और एरिया को मुकम्मल तौर पर स्प्रे के बाद महफूज बना दिया गया है, लेकिन अभी भी बहुत सारा एरिया, बहुत सारा रकबा ऐसा है जहां ये स्प्रे करना बाकी है। सर्वे किया जा चुका है बहुत बड़े रकबे का, लेकिन स्प्रे उस पर अभी होना बाकी है। कौन कौन सी इमदादी कार्रवाइयां यहाँ पर हो रही हैं, किस तरीके से ये स्प्रे का अमल ये जो है जारी है और कहाँ कहाँ मुश्किलात का सामना है माहिरीन ज़राअत को, और मुख्तलिफ टीमें में खासतौर पर जो हमारी एफसी बलूचिस्तान काम कर रही है, बलूचिस्तान के अंदर कहाँ कहाँ क्या मुश्किलात हैं, उनसे किस तरह से निपटा जा रहा है, आज के न्यूज़ शो में हम इस पर भी बात करेंगे। अभी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम आपसे दोबारा मिलते हैं। पाकिस्तान की दास्तान, इसके लिए की गई जद्दोजहद और इसका हुसूल रहती दुनिया तक इंसानों के लिए रहनुमा रहेगी कि किस तरह अजीम मुश्किलात से नबुर्द आसमां हुआ जाता है। खबरों से परेशान हैं? क्या सनसनी अब अज़ियत बन चुकी? क्या खबरें देखकर नाउमीदी होती है? मुझे भी बिल्कुल ऐसा ही महसूस होता है। इसलिए अब मैं आपके लिए लाऊंगी सिर्फ ऐसी खबरें जो आंसू नहीं मुस्कुराहट लाएं, जो मायूसी के बजाय उम्मीद फैलाएं। अब मेरे साथ देखते रहिए गुड न्यूज पाकिस्तान। सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। जिंदगी की आग का अंजाम खाकिस्तर नहीं, टूटना जिसका मुकद्दर हो ये वो गौहर नहीं।
قومی قیادت سے برہم کر دیجیے۔ کورونا آپ کے گھر خود نہیں آئے گا اگر آپ سلے میں باہر نہیں جاتے۔ بلا ضرورت گھر سے باہر مت نکلیں، بامر مجبوری احتیاطی تدابیر پر عمل کریں۔ کورونا وائرس کی علامات کیا ہیں؟ سب سے عمومی علامت میں بخار، خشک کھانسی اور سانس لینے میں دشواری شامل ہے۔ یہ علامات آہستہ آہستہ نمودار ہوتی ہیں۔ کورونا سے ڈرنا نہیں، لڑنا ہے۔ دکاندار حضرات متوجہ ہوں، کرونا وائرس کے پیش نظر چند احتیاطی تدابیر پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ انفراریڈ تھرمومیٹر کے ذریعے گاہکوں کا ٹیمپریچر چیک کرنا ہرگز نہ بھولیں۔ اسٹور کے داخلی راستوں پر ہینڈ سینیٹائزر کی دستیابی یقینی بنائیں۔ اسٹور کے اندر داخل ہونے والے صارفین کے لیے ماسک کا استعمال لازمی قرار دیں۔ سماجی فاصلوں کو برقرار رکھنے کے لیے اسٹور کے اندر ضروری انتظامات کریں۔ اسٹور میں موجود ٹرالیوں کو جراثیم سے پاک کریں۔ اسٹور ملازمین کے لیے ماسک اور گلوز کا استعمال یقینی بنائیں۔ اسٹور کی صفائی کا خاص خیال رکھیں، خود بھی محفوظ رہیں، دوسروں کو بھی محفوظ رکھیں۔ ویلکم بیک جی، پروگرام میں آپ کو کہیں گے ایک بار پھر سے خوش آمدید، اور بات کریں گے قومی اسمبلی اجلاس کی، جس میں آج اظہار خیال کیا گیا ہے وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے، اور انہوں نے یہ بات آج کہی ہے قومی اسمبلی میں کہ اس ملک کو دشمن سے بھی زیادہ بدعنوان قیادت نے نقصان پہنچایا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے ایک بار پھر سے یہ واضح کر دیا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اپنی زندگی کا یہ مشن بنا چکے ہیں کہ جو بھی مافیاز موجود ہیں اور جہاں جہاں بھی غیر قانونی گٹھ جوڑ ہیں ان سب کو ختم کرنا اب ان کی زندگی کا مشن بن چکا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر کو آپ دیکھ سکتے ہیں، دیگر معزز ممبران بھی یہاں پر موجود تھے، اور یہاں پر اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے بات کی ہے ملک میں شفافیت کے حوالے سے، اور انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ملک میں شفافیت کس طرح سے پاسبل ہے، کس طرح سے ممکن بنائی جا سکتی ہے۔ ضروری اس کے لیے ان کا کہنا تھا کہ یہ ہے کہ اداروں میں اصلاحات کی جانا بہت زیادہ ضروری ہے۔ پیپلز پارٹی کے دور میں اس کا 8 ارب سرپلس سے جو اس کا دیوالیہ نکلا تھا، وہ آگے سے کہہ رہے تھے مزدوروں کو نہیں اٹھا، کیونکہ انہوں نے اندر گھسائے ہوئے ہیں، پولیٹیکل بھرتیاں کر کے ان کو تباہ کیا، پی آئی کو تباہ کیا، اس کو کیا، پاور سیکٹر کو کیا۔ اب یا تو ہم ریفارم ہوں، یہاں میں آج ساری اپنی قوم کے سامنے کہہ رہا ہوں کہ جب تک ہم اب ان اداروں کو ٹھیک نہیں کرتے اور ان کے اندر جو مافیاز بیٹھے ہیں ان کو ٹیک آن نہیں کرتے، ہم بجائے بیسٹ آف ٹائم اگر ہم نے ٹھیک کر دیا تو یہ ہمارے بہترین ٹائم آ جائے گا، آگے اچھا وقت ہے۔ اگر نہیں کرتے اب یہ کمپاؤنڈ کرے گا، یہ اور ہمیں نیچے لے جائے گا۔ سو کہنے کا مقصد یہ کہ جیسے ہم چل رہے تھے ویسے اب آگے نہیں چل سکتے، یا ہم ریفارم کریں گے اور یا پھر ہم ایک برے وقت کا سامنا کریں گے۔ جی ناظرین، جس طرح ہم نے دیکھا وزیر اعظم عمران خان نے جو کرپشن تھی اس کے حوالے سے بات چیت کی ہے، تو اسی طرح انہوں نے جو کل کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر حملہ ہوا ہے اس کے حوالے سے اظہار خیال کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر جو حملہ تھا یہ ضرور ایک سازش تھا جسے سیکیورٹی اہلکاروں نے بڑی بہادری سے اور بڑے ایک اچھے انداز میں اسے ناکام بنا دیا، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ حملہ بھارت کی جانب سے ہوا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ جو ہمارا دشمن ہے وہ ہمیشہ سے ایسے مذموم مقاصد لے کر حملے کرتا ہے، لیکن ہمارے سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ بہادری کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور اس طرح کے جتنے بھی حملے ہوتے ہیں ان کو مکمل طور پر ناکام بنا دیتے ہیں۔ پاکستان کے ہیروز کو اکنالج کرنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر شاہد شہید اور اسٹاک ایکسچینج کے 3 سیکیورٹی گارڈز افتخار، خدا یار، حسن علی، انہوں نے قربانیاں دے کے ہماری سیکیورٹی فورسز نے مقابلہ کر کے ایک بہت بڑا سانیہ
जो कि बड़ी प्लानिंग से हमारा हमसाया मुल्क हिंदुस्तान पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए उन्होंने बड़ा प्लान बनाया हुआ था। ये बहुत ज्यादा असला लेके आए थे। इनका सिर्फ एक एम था कि स्टॉक एक्सचेंज के अंदर जाके और वहां उनको हॉस्टेज रखते, और जो एक दफा मुंबई में बहुत बड़ी दहशतगर्दी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह का प्लान था कि स्टॉक एक्सचेंज में भी ये वही करते, उसी तरह बेकसूर लोगों को कत्ल करते और एक मुल्क में एक फिजा बनाते अनस्टेबिलिटी की, अनसर्टेनिटी की। ये प्लान कोई शक नहीं कि ये हिंदुस्तान से हुआ है। पिछले 2 महीने से मेरी कैबिनेट जानती है, मेरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के, मैंने अपनी कैबिनेट मिनिस्टर्स को बताया हुआ है कि हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं हाई अलर्ट पे थी। हमने कम से कम 4 बड़े बड़े जो अटेम्प्ट थे दहशतगर्दी के, उनको हमने हमारी एजेंसीज, इंटेलिजेंस एजेंसीज की वजह से हमने पहले उनको प्रीएम्प्ट कर लिया, और 2 इस्लामाबाद के इर्द गिर्द थे। इसकी पूरी हमारी तैयारी थी। अल्लाह का भी शुक्र करता हूं, क्योंकि जितनी भी आपकी तैयारी हो, इस तरह के को पूरी तरह आप रोक नहीं सकते। हम सब जानते हैं कि दुनिया की सबसे ताकतवर भी फौज और एजेंसीज इस तरह के अटैक्स रोक नहीं सकती, लेकिन ये बहुत बड़ी हमारी जीत हुई हमारे मुल्क की। और इन शहीदों के अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आज मैं उनको भी आज खराज तहसीन पेश करना चाहता हूं। बिल्कुल जी, इस बात में कोई शक नहीं है कि जो हमला किया गया है इसमें हमारा दुश्मन मुल्क भारत मुलव्वस है। इसके हमारे पास वाज़ेह सबूत भी हैं, और ये सबूत जो हैं ये अब आदमी बरादरी के सामने रखने का वक्त आ चुका है। बहरहाल जी, कौमी असम्बली का आज का इजलास इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम था कि इसमें माली साल 2019 और 20 के लिए ज़िमनी मुतालिबात ज़र जो हैं उनकी भी मंजूरी दे दी गई है। आज क्या कुछ हुआ है कौमी असम्बली के इजलास में, जो कि स्पीकर असद कैसर की सदारत में हुआ है, किस किस ने वहाँ इजहार ख्याल किया, और ये जो मुतालिबात हैं इनकी मंजूरी किस कदर अहम है, इस पर एक डिटेल रिपोर्ट हमारे पास मौजूद है। मियां मोहम्मद समी की ये रिपोर्ट देखते हैं। कौमी असम्बली का इजलास स्पीकर असद कैसर की सदारत में हुआ। सनतों और पैदावार के वजीर हमाद अजहर ने माली साल 2020-21 के लिए वफाकी बजट मंजूर करने की तहरीक अवान में पेश की। हुकूमती बेंचों से 160 अरकान ने अपोजिशन की तरफ से पेश की जाने वाली तरमीम को मुस्तरद करते हुए बजट की मंजूरी के लिए वोट दिया। The Finance Bill 2020 be passed. All those in favor say aye. All those that say no. कौमी असम्बली का इजलास आज हुआ है, और हमने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि जो ज़िमनी मुतालिबात ज़र हैं माली साल 2019 और 20 के लिए, उनकी भी आज मंजूरी दे दी गई है। लेकिन आज के इजलास की जो बड़ी अहम चीज जो हमारी आज की टॉप स्टोरी भी है, जिससे हमने आपको आगाह भी किया है, वो वज़ीर आज़म इमरान खान का यहाँ पर इजहार ख्याल, और उसमें उन्होंने बिल्कुल दबंग अंदाज में ये क्लियर कर दिया है कि हम ये जानते हैं कि ये जो कल अटैक हुआ है पाकिस्तान में, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर, जिसे नाकाम बना दिया गया पाकिस्तान की बहादुर फोर्सेज की से, इसके अंदर भारत मुलव्वस है, और साथ ही साथ बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी की जो कार्रवाइयां होती हैं पाकिस्तान में दीगर जिन जगहों पर, हमारे पास तमाम शवाहिद मौजूद हैं। लेकिन जी भारत की जानिब से उल्टा वावेला किया जाता है। आज मैं देख रही थी भारतीय मीडिया पर बहुत शोर किया जा रहा था कि पाकिस्तान से जी इतने दहशतगर्द जो हैं वो भारत के अंदर दाखिल हो गए, और ऐसा सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जो आलमी बरादरी है उसकी आंखों में धूल झोंकी जा सके। वो क्या कहते हैं, अजहर उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ऐसे ही है, हमने देखा है कि भारत हर जगह पे दीगर जो ममालिक हैं उनकी सालमियत पे वार करता है, और उसके बाद खुद भी वहाँ पे टेररिज्म की भी एक्टिविटीज कर रहा होता है, और उसके बावजूद इल्जाम भी उसी मुल्क पे लगा रहा होता है। हमने देखा कि काफी जगहों पे उसको मार भी पड़ी है। अभी चाइना से ठीक ठाक पिटाई हुई है, बिल्कुल लद्दाख में उनको अच्छा खासा पीटा है चाइना ने। और इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी कहा कि यहाँ पे जो हमला हुआ है स्टॉक एक्सचेंज पे, जाहिर है ये किसी ऐसी ही कुव्वत ने किया है जो कि पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, और हमें मालूम है कि पाकिस्तान की मईशत को सबसे ज्यादा नुकसान कौन सा ऐसा मुल्क है जो पहुंचाना चाहता है, वो भारत ही है, जिसने हमेशा से पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हरबा आजमाया है। और इसके साथ साथ पाकिस्तान में हमें काफी सारी ऐसी कार्रवाइयां देखने को मिली हैं जब हमने भारतीय एजेंट जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं उनको गिरफ्तार होते हुए देखा है, और उन्होंने खुद ये बात इसका इंकशाफ भी किया है कि वो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में पाकिस्तान में मुलव्विस हैं, और उनको ये टारगेट और मिशन दिया जाता है कि वो जितना ज्यादा नुकसान पहुंचा सकें पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाएं। तो पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे जो हैं वो हर
وقت متحرک ہیں, وہ ایکٹیو ہیں. کسی بھی اس طرح کی جو ایکٹیویٹی ہوگی اس کا ہمارے سیکیورٹی اہلکار بھرپور قسم کی ان کو جوابی کارروائی کریں گے, ان کو جو حملہ کرتے ہیں اس کو ناکام بنائیں گے, کیونکہ ہماری جو سیکیورٹی نوجوان ہیں, ہماری جو سیکیورٹی فورسز ہیں, جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, وہ ہر وقت اس طرح کی جو کارروائیاں اس کے لیے تیار ہوتی ہیں, مشقیں بھی کی جاتی ہیں اور ذہنی طور پر بھی تیار ہوتے ہیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارا جو دشمن ملک ہے وہ کسی بھی وقت کہیں پر بھی ہم پہ کسی قسم کا حملہ کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے وزیر اعظم عمران خان نے بھی کہا ہے کہ اس حملے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے اندر بھارت ہی ملوث ہے, اور بھارت ہمیشہ سے ہی پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتا رہتا ہے. لیکن جی اسے ہمیشہ ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا ہے, جس طرح سے کل اس کے ساتھ ہوا. بہرحال جی قومی اسمبلی اجلاس کے بارے میں ہم بات کر رہے تھے. مالی سال 2019-20 کے جو ضمنی مطالبات زر ہیں ان کی منظوری دے دی گئی, اور اس بارے میں ہمارے پاس رپورٹ موجود ہے. میاں محمد سمیع کی یہ رپورٹ دیکھتے ہیں. قومی اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسد قیصر کی صدارت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں ہوا. قومی اسمبلی نے سال 2009 اور 10, سال 2010 اور 11, سال 2011 اور 12, سال 2013 اور 14 کے لیے اضافی اخراجات کی بھی منظوری دی. ضمنی مطالبات زر پر اظہار خیال کرتے ہوئے صنعتوں اور پیداوار کے وزیر حماد اظہر نے کہا کہ موجودہ حکومت نے مالیاتی ڈسپلن میں بہتری لا کر پچھلے سال کے ضمنی بجٹ کے حجم کو 378 ارب روپے کم کیا ہے. انہوں نے کہا کہ حکومت کی سادگی مہم سے بھی مالیاتی نظم اور ضبط میں بہتری آئی ہے. انہوں نے کہا کہ سابقہ حکومتوں کے چھوڑے گئے ضمنی بجٹ میں 50% تک کمی لائی گئی ہے. سپلیمنٹری گرانٹ یہ جو ہم نے دی ہے یہ تقریباً 300 ارب کے قریب, یہ مختلف ہیڈز کے اندر, یہ کرونا کی وبا آنے کے بعد ان کا اجرا کیا گیا. اور اس کے علاوہ ایک 32 ارب کی سپلیمنٹری گرانٹ ہے, وہ ہم پہ قانونی طور پہ واجب ہے کہ یہ جو پیٹرولیم پی ایس او وغیرہ ہیں ان کو جو کرنسی کے اندر لاسز ہوتی ہیں کرنسی ویریشن کی وجہ سے, اور وہ پچھلے کچھ سالوں کی رقم ہے, 2-3 سال کی رقم ہے, وہ ہم نے اجرا کی. اس کے علاوہ کوئی ریگولر سپلیمنٹری گرانٹ نہیں تھی. اپوزیشن ارکان نے ضمنی مطالبات زر پر عام بحث میں حصہ لیتے ہوئے مختلف محکموں, ڈویژنوں اور وزارتوں کے ضمنی مطالبات زر پر تنقید کی. قومی اسمبلی میں اختر مینگل کے حوالے سے وفاقی وزیر شیخ رشید احمد کے بیان کے حوالے سے نقطہ اعتراض کا جواب دیتے ہوئے سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی وزارت کے تیار کردہ وینٹیلیٹر کی پہلی کھیپ جمعرات کو این ڈی ایم اے کے حوالے کر دی جائے گی. انہوں نے کہا کہ آئندہ مالی سال کے دوران حکومت اور اپوزیشن کو ملک کی خاطر کم سے کم نکات پر مبنی ایجنڈے پر اتفاق رائے پیدا کرنا ہوگا. پاکستان میں ہم نے اپنے پاکستان کے میڈ ان پاکستان وینٹیلیٹرز بنائے ہیں, اور پہلی کھیپ جو وینٹیلیٹرز کی ہے وہ انشاءاللہ جمعرات یا جمعے کو انشاءاللہ این ڈی ایم اے کے حوالے کر دی جائے گی. بندرگاہوں اور جہاز رانی کے وزیر علی زیدی نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان نظریے کی سیاست کر رہے ہیں. انہوں نے پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے اس بیان کو مسترد کر دیا کہ وہ بدعنوانی میں ملوث ہیں. انہوں نے کہا کہ اگر میرے خلاف ایک بھی پائی کی بدعنوانی ثابت ہوئی تو میں پی ٹی آئی کو چھوڑ دوں گا. انہوں نے الزام لگایا کہ پیپلز پارٹی کی قیادت بھی دہشت گردی کو ہوا دینے میں ملوث ہے. ایوان میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج پر دہشت گرد حملے میں شہید ہونے والوں اور وفاقی تعلیم اور پیشہ ورانہ تربیت کے وزیر شفقت محمود کی والدہ کی وفات پر فاتحہ خوانی کی گئی. قومی اسمبلی کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہو گیا ہے. میاں محمد سمیع, پی ٹی وی نیوز, اسلام آباد. بالکل جی, میاں محمد سمیع کی رپورٹ آپ دیکھ رہے تھے. اب بڑھتے ہیں ایک انتہائی اہم ٹویٹ کی جانب, اور یہ ٹویٹ اس لیے انتہائی اہم ہے کہ یہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہے. مقبوضہ کشمیر کا کوئی بھی معاملہ ہو, اس سے جڑی کوئی بھی خبر ہو, وہ ہم سب کے دلوں کے بہت قریب ہوتی ہے. اور پھر جب بات کر رہے ہوں پرائم منسٹر آف پاکستان وزیر اعظم عمران خان, تو بات انتہائی اہم ہوتی ہے. وہ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ عالمی برادری کو بتایا جا سکے, سمجھایا جا سکے کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر دراصل ہو کیا رہا ہے. تو جی یہ جو ٹویٹ آپ دیکھ رہے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی, اس میں وزیر اعظم نے بتایا کہ بھارت نے پہلے مقبوضہ جموں کشمیر کو غیر قانونی طور پر اپنے ساتھ الحاق کرنے کی کوشش کی, اور اب بھارت کر یہ رہا ہے کہ وہاں جو ہندوستانی شہری ہیں ان کو ڈومیسائل سرٹیفکیٹس دیے جا رہے ہیں مقبوضہ کشمیر کے, اور یہ گھناؤنی کوشش ہے کہ جموں کشمیر کی جو آبادی کا تناسب ہے اسے تبدیل کیا جائے, تاکہ اگر کسی وقت یہاں پر کوئی نام نہاد الیکشن یا ریفرینڈم کرایا جاتا ہے تو اس میں بھارت ہی کو کامیابی حاصل ہو. تو یہ جو سازش ہے اس کو عالمی برادری کے سامنے رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اور جی یہ جو مسئلہ ہے جنوبی ایشیا میں امن و سلامتی کو شدید اس سے نقصان پہنچ رہا ہے, اس کا حل ہونا بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ خطے میں امن ہو سکے. یہ بات ایک بار پھر بابر کروائی ہے وزیر اعظم عمران خان نے عالمی برادری. بالکل ایسے, اور وزیر اعظم عمران خان نے یہ بھی کہا کہ بھارت نے پہلے غیر قانونی طور پر اپنے 25,000 شہریوں کو کشمیر کا ڈومیسائل جاری کیا ہے,
जो कि आलमी कवानीन के बिल्कुल बरअक्स है, और इस पर जो अक़वाम आलम है उसको इस पे जरूर रद्दअमल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे इंसानी हुकूक की पामाली होती जा रही है। रोजाना वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि जिससे जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उससे उन लोगों को उनको साइड पे रखा जाता है, उनको वो नहीं दिया जाते, जिसकी वजह से काफी सारी मुश्किलात का सामना है। और आजकल तो वहाँ पे मीडिया कवरेज भी उनको नहीं दी जा रही, और इस तरह से कुछ भी उनको पाबंदी है, वो अपनी आवाज नहीं बुलंद कर सकते, दुनिया को बता नहीं सकते। लेकिन मोदी हुकूमत है कि उन पे जुल्म करी जा रही है, जिस पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज अहम ट्वीट किया है। बिल्कुल जी, और अब हम बात करेंगे वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी की, जिन्होंने जिक्र किया है एक बार फिर, जैसे पहले हमने आपको आगाह किया कि वजीर आजम ने आज जिक्र किया कौमी असम्बली में, इसी तरह से वजीर खारिजा ने आज बात की है भारत के हवाले से। उन्होंने कहा कि भारत जो है वो हमेशा पाकिस्तान को जब भी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ता देखता है तो उसे तकलीफ होने लगती है, और वो ऐसी कोशिशें करने लगता है कि पाकिस्तान को इस्तेहकाम की जानिब बढ़ने से रोका जा सके। और भारत समेत दीगर जो कुव्वतें हैं वो रखना अंदाजी करते हुए पाकिस्तान में अभी भी दिखाई दे रही हैं। उन्होंने कहा कि जी पहले भी भारतीय खुफिया एजेंसी के स्लीपर सेल्स के मुतहरिक होने का इशारा हमारे पास मौजूद था, ऐसे हमारे पास सबूत मौजूद थे। बलूचिस्तान के अंदर कार्रवाइयां और सरगर्मियां जो है भारत की जानिब से जारी हैं, लेकिन ये तमाम मामलात, इस पर जो रिएक्शन हमारा होना चाहिए बतौर एक कौम के और बतौर सीनियर सियासतदान के, वो अपोजिशन की जानिब से देखने में नहीं आ रहा है, और इसको बिल्कुल संजीदा नहीं लिया जा रहा है, और जो रवैया और जिस तरह के बयानात दिए जा रहे हैं वो इंतहाई अफसोसनाक है। बिल्कुल ऐसे ही। और वज़ीर खारिजा ने मजीद ये भी कहा है कि भारत अफगानिस्तान में अमन बिल्कुल भी नहीं चाहता, क्योंकि पाकिस्तान कोशिशें कर रहा है कि जो अफगानिस्तान है वहाँ पे अमन व अमान की सूरत हाल कायम की जा सके, ताकि जो खित्ते में एक हमें चीज देखने को मिल रही है वो खत्म हो जाए। लेकिन जो भारत है वहां पे अमन व अमान की सूरत हाल नहीं चाहता, और अफगानिस्तान में अगर अमन आ जाता है तो इससे भारत की अहमियत में कमी वाक़ई होगी, जो कि भारत बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। पाकिस्तान के जो जवान हैं वो अपनी जानों का नजराना पेश करके इस मादरे वतन के लिए हिफाजत पे मामूर हैं, और दहशतगर्दों के हर जो हमला है उसको नाकाम बना रहे हैं। ये कहना था वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी का। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं, जब जिक्र हो रहा है मकबूजा कश्मीर का, तो वहाँ की सूरत हाल हम आपको नहीं बताएं, ऐसा कैसे हो सकता है। आज भी दहशतगर्दाना जो कार्रवाइयाँ जारी हैं, भारतीय फोर्सेज की जानिब से जालिमाना कार्रवाइयाँ जो जारी हैं, उनमें हमने देखा कि जिला इस्लामाबाद में मजीद 2 कश्मीरी नौजवानों को शहीद कर दिया गया है। बताया जा रहा है कश्मीर मीडिया सर्विस की जानिब से कि भारतीय फौज ने नौजवानों को जिला के इलाके वाघामा में मुहासरे और तलाशी की कार्रवाई के दौरान शहीद किया। और जी वही दावा, झूठा दावा जो किया जाता है कि ये जो नौजवान थे ये दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, ये अस्करियत पसंद थे, भारतीय फौज के खिलाफ कुछ साजिश कर रहे थे, इसी तरह का ये बयान दिया गया है। और किया क्या जाता है, इलाके का मुहासरा किया जाता है, जहां इनका दिल करता है उस इलाके को ये घेरे में ले लेते हैं। जदीद इनके पास हथियार है, जदीद इनके पास असलहा है, और इनका सामना, इनका मुकाबला है निहत्ते मजलूम कश्मीरियों से। और जब ये घरों के अंदर घुसते हैं, वहां से किसी नौजवान को जिसका इनका दिल करता है उसे बाहर निकालते हैं, और फिर जी स्ट्रेट फायरिंग के बाद उनको शहीद किया जाता है। और कहा यह जाता है कि ये तो दहशतगर्द थे, ये तो हमारे खिलाफ दहशतगर्द कार्रवाइयां करना चाहते थे, मनसूबाबंदी कर रहे थे, इस इलाके में मौजूद थे, हमें इत्तला मिली तो हमने यहाँ पर मुहासरा किया। तो इनसे कोई पूछे कि आपने तो पूरे कश्मीर ही का मुहासरा कर रखा है, आप तो ये तलाशी की कार्रवाइयां रोजाना करते हैं, और अगर आप इन कार्रवाइयों में ये समझते हैं कि आपको इतनी कामयाबी, जिस तरह से आप ये रोजाना नौजवानों को शहीद करने के बाद दावा करते हैं कामयाबी मिली है, तो फिर वो इलाका जो है वहाँ के लोग आपका साथ क्यों नहीं देते हैं, आपके खिलाफ क्यों आवाज बुलंद किए हुए हैं। बहरहाल जी हम इस सारी सूरत हाल को कुछ समझने की कोशिश करते हैं। बात कर लेते हैं डॉक्टर हुसैन शहीद सोहरवर्दी साहब से, और नामवर मायनात तज्जियाकार हैं, हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे न्यूज शो के लिए वक्त निकाल रहे हैं। सर तकरीबन रोजाना ही बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है, हम अपने देखने वालों को आगाह कर रहे होते हैं, आज इतने नौजवान शहीद कर दिए गए, कल इतने नौजवान शहीद किए गए थे। ये मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल है जो हम देख रहे हैं। और फिर आज हमने देखा वजीर आजम इमरान खान ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया है आलमी बरादरी का जमीर झंझोड़ने के लिए। वैसे तो गुज़श्ता 7 दिहाइयों से वहां पर आलमी कवानीन की खिलाफ वर्जी हो रही है, लेकिन जिस तरह से अभी आबादी का तनासब चेंज करने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्यों आलमी बरादरी को होश नहीं आ रहा है सर? देखिए, आपने ये बहुत मौजूम और बहुत ही वक्त की जरूरत के मुताबिक ये सवाल किया है। दर हकीकत यहाँ पर आप सिर्फ कश्मीर को ही न लें, कश्मीर ही की तरह का मामला इसराइल में भी हो रहा है।
इसराइल में भी यही सब कुछ होता रहा और आलमी ज़मीर न जागा, वहां पर भी किसी ने इसराइल का हाथ न रोका फलस्तीनियों के खिलाफ। वही जो मॉडल है उसको वजीर आजम मोदी जो है वो यहाँ पर कश्मीर के मामले में एक दफा फिर जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये ऐसा ही रहेगा जब तक कि कहीं ना कहीं पर किसी बड़ी पावर के कोई इंटरेस्ट यहाँ पर नहीं फंस जाते हैं। याद रखिए, सारी दुनिया का मामला दर हकीकत बैनुल अक़वामी ज़मीर के जागने पर नहीं होता। सियासत में हमेशा हर शख्स ये सोच रहा होता है कि उसको क्या मिलता है, और खासतौर से बैनुल अक़वामी सियासत में कोई भी यहाँ पर आकर इंसानियत की बुनियाद पर हमारी मदद नहीं करने वाला, या इसराइल के खिलाफ फलस्तीनियों की मदद नहीं करने वाला। यहाँ पर हमने ये देखना है कि कब बड़ी ताकत जो है वो छोटी ताकत की जरूरत उसको पड़ जाती है और उस वक्त वो फिर घुटने टेक देता है छोटे मुल्कों के सामने। सही। वो चीज जी। अच्छा डॉक्टर साहब, कथा कलामी की माफी चाहूंगी, यहाँ पे एक पॉइंट मेरे जहन में आ रहा था। जिस तरह से आपने कहा ना कि जब बड़े ममालिक को छोटे ममालिक की जरूरत पड़ती है तो फिर वो अपने मुतालिबात जो है उनसे मंदा सकते हैं, अपनी चीजें, अपनी डिमांड सामने रख सकते हैं। अभी हाल ही में हमने देखा जिस तरीके से सूरत हाल का सामना था अमेरिका को अफगानिस्तान के अंदर अपनी फौजों के इनखला को लेकर, उस वक्त आपको नहीं लगता कि पाकिस्तान इस चीज से बहुत ज्यादा फायदा उठा सकता था या अभी भी उठा सकता है और अमेरिका को मजबूर किया जा सकता है? सालसी की पेशकश तो की जाती रही है, लेकिन कोई संजीदा इकदाम के लिए मजबूर किया जा सकता है इस मसले को लेकर अमेरिका को? देखिए, 2014 और 2015 में अमेरिका ने अपनी फौजों की इनखला की बात की और उन्होंने काफी हद तक फौजें निकाल भी ली। उस दौरान में बेहतरीन वक्त था कि जब हम अपने कश्मीर का जो हमारा जो एक इसके ऊपर जो एक स्टैंड पॉइंट है हम वो वाजे कर देते और ये उसके साथ अटैच कर लेते कि अगर अफगानिस्तान में अमन आएगा तो यहाँ के तमाम जो शरपसंद नासिर हैं वो किसी और इलाके का रुख करेंगे मजहब की बुनियाद पर। और आप देख रहे हैं कि इलाके में कई ऐसे हॉट स्पॉट्स हैं और सबसे ज्यादा बड़ा हॉटस्पॉट कश्मीर है, तो लाजमत फिर वो वहां जाएंगे। तो ये बड़ा बेहतर होता है कि हम इसको अटैच कर देते वहां पर, लेकिन उस वक्त हमने ये बहुत बड़ा गोल्डन एक अपॉर्चुनिटी जिसको गंवाया। अभी जो पिछले दिनों में जो कुछ हुआ आपने देखा, दोहा में एक एग्रीमेंट हुआ तालिबान और अमरीकियों के दरमियान, और उसमें आपने देखा कि तमाम फरीकैन ने ये माना है कि पाकिस्तान ने उसमें एक कलीदी किरदार अदा किया है। वो वक्त है और अभी भी ये जो क़याम अमन का अफगानिस्तान में जो मामला है वो मुकम्मल अपनी तकमील को नहीं पहुंचा, यानी कि बैनुल अफ़गान जो मुज़ाकरात हैं अभी वो शुरू होने वाले हैं। इसमें भी पाकिस्तान का बड़ा कलीदी किरदार है ताकि तमाम फैक्टर्स को लाया जाए। ये वो जगह जहां पर पाकिस्तान एकदम से कश्मीर का जो मामला है उसको आगे कर दे कि ये जरूरी है कि कहीं पर भी आइसोलेशन में अमन नहीं लाया जा सकता। अगर अफगानिस्तान में अमन आएगा तो उसके इर्द गिर्द के उन तमाम मामलात को हल किया जाए जहां पर जहाजी वहां वो जगह छोड़कर जहां पर कि अमन आए दूसरी कहीं जगह पर न चले जाएं। और आपको मालूम है कि कश्मीर जो है वो एक मैग्नेट है, तो ऐसा मामला यूं होता रहेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि इन मामलात को, यानी जहां पर भी अमन आ रहा है वहां पर कहीं पर भी जंग हो रही है, फसाद हो रहा है, लड़ाई हो रही है, उसको उससे मुत्तसिल कर दिया जाए ताकि वो दोनों मामलात जो हैं उनको एक तरह से डील किया जा सके। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हमने देखा है कि भारतीय फोर्सेज जो हैं कश्मीर में कोई कार्रवाई करती हैं, उसके अंदर नौजवानों को शहीद कर देती हैं, तो उनको दहशतगर्द का लेबल उनके सर लगा देती हैं। अब चूंकि वहां पे मीडिया कवरेज तो है नहीं, कोई अनबायस्ड न्यूट्रल मीडिया जाके वहां पे कवरेज नहीं कर सकता, उन घरों से नहीं पूछ सकता कि उनके बच्चों को किस तरह से मारा गया है, तो भारत दुनिया को जो चीज बता रहा है दुनिया उस पर अमल कर रही है। कहीं ना कहीं दुनिया के जहन में ये बात होती है कि वाकई अगर भारत कश्मीर में कार्रवाई कर रहा है तो वहां पे कोई ऐसे नौजवान होंगे जो कि इनको मुश्किल वक्त दे रहे होंगे। तो इस हवाले से कौन से ऐसे इकदाम की जरूरत है जिससे आलमी दुनिया को ये बावर करवाया जाए कि वहां पे जो नौजवान है वो दहशतगर्द नहीं है, बल्कि उनको मासर और तलाशी की कार्रवाई के दौरान मार दिया जाता है और बाद में उनको दहशतगर्द करार दिया जाता है। पूछना हमसे भी चाह रहे हैं कि मीडिया वॉर के जरिए किस तरह से भारत को नाकाम बनाया जा सकता है? सर, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इस चीज को बहुत क्लियर कर लीजिए कि अगर आपके जहन में ये है कि ये सब कुछ हो रहा है और कोई देखने वाला नहीं है या नोटिस करने वाला नहीं है, नोटिस करने वाली इस वक्त रियासती सतह पर तो नहीं है, लेकिन जो हम कहते हैं ना नॉन स्टेट एक्टर्स, गैर रियासती जो इदारे हैं दुनिया में, वो जरूर बहुत अहम किरदार अदा कर रहे हैं। उसमें आपको एमनेस्टी इंटरनेशनल सबसे आगे मिलता है। ये तमाम के तमाम ये अकाउंट्स जमा होते हैं। आप देखिए साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था, यही वाकयात हुए थे, उन्होंने तमाम केसेस को जमा करते रहे और आखिर में क्या हुआ, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया गया और उसके तहत जो जो लोग भी इसके जिम्मेदार थे उनको आखिरी वक्त तक उनको सजाएं दी गई थी। अभी भी मैं आपको बता रहा हूं कि जो कुछ भी हो रहा है एक एक
बच्चे का जी, भले वो बनी है, भले वो जो 1984 में जो नौजवान को जो मकबूल भट्ट को मारा गया था, ये तमाम है, ये तमाम के तमाम अकाउंट्स लिखे हुए हैं। जो ही ये मसला हल होगा, सेटल डाउन होगा, ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनेगा और जो जो जिम्मेदार हैं उनको एकदम से सामने लाया जाएगा। तो यहाँ पर कहीं पर ऐसा नहीं है कि तारीख लिखी नहीं जा रही है। ठीक है जी, तारीख लिखी जा रही है और अल्लाह करे कि ये मामला भी किसी तौर हल हो पाए। डॉक्टर हुसैन शहीद सहरवर्दी साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमेशा की तरह आज भी हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे। आपके वक्त के लिए मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल पर हम बात कर रहे थे। मीडिया वॉर जो है वो आजकल वक्त की बहुत अहम जरूरत है। अगर दो ममालिक के दरमियान कोई भी ऐसी चपकलिश मौजूद है, कोई भी ऐसी सिचुएशन है, तो ऐसा नहीं है कि दुनिया को दिखाई नहीं दे रहा है या सिर्फ इंडिया का, भारत का मीडिया देखा जा रहा है और पाकिस्तानी मीडिया जो चीजें बता रहा है वो इग्नोर हो रही हैं या वो सामने नहीं आ रही हैं। और अगर ये चीजें कहीं ना कहीं इग्नोर भी हो रही हैं, फर्ज कर लीजिए तो जो दीगर जो आजाद इदारे हैं जैसे कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का भी डॉक्टर हुसैन शहीद सहरवर्दी साहब जिक्र कर रहे थे, तो ये रिपोर्ट पूरी दुनिया के सामने है। लेकिन मसला सिर्फ और सिर्फ एक है कि यहाँ अभी किसी भी मुल्क को अपना कोई मफाद दिखाई नहीं दे रहा है मसला कश्मीर के हल करवाने में, इसलिए मसला जो है लटकता चला जा रहा है। लेकिन बहरहाल अल्लाह करे कि ये मसला जल्द हल हो और कश्मीरी अवाम जो है उनकी उमंगों के मुताबिक हल हो। बिल्कुल ऐसी ही खैर खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और बताते हैं कि जिस तरह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे कराची में हमला हुआ था, तो उसके हवाले से अब एक पेशरफ्त हुई है कि उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और सीटीडी थाने में इसका मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसके अंदर नामालूम दहशतगर्दों के खिलाफ सरकार की मुद्दत में ये मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अंदर इंसदाद दहशतगर्दी, एक्सप्लोजिव एक्ट और कत्ल समेत दूसरी दफात शामिल की गई हैं। मुकदमे में जो मुल्जिमान से मिलने वाला सामान है, मशीन गन्स हैं और उसके जो नंबर्स हैं वो भी दर्ज किए गए हैं और साथ ही साथ उनके कब्जे से 2 मोबाइल फोन्स भी बरामद हुए हैं, जिसमें से जिसके जरिए वो रास्ते में रहना चाहते थे उन लोगों से जिन्होंने उनको यहाँ भेजा था। और अब ये बड़ी हद तक क्लियर हो चुका है कि किन लोगों ने उनको यहाँ भेजा। भारत इसमें मुलव्वस है, भारत ऐसी कार्रवाइयों के अंदर मुलव्वस रहा है और आज तो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने भी 2 टूक अंदाज में ये वाजे किया है कौमी असम्बली के प्लेटफॉर्म से कि हमें मालूम है और हमारे पास शवाहिद भी मौजूद हैं। हम कोई पुलवामा ये इस तरह के ड्रामे रचाने वाले लोग नहीं हैं। हम पर यह अटैक जो कल करने की कोशिश की गई है ये दीगर एजेंसीज भी जानती हैं, खुद भारत ये जानता है कि वो इसमें मुलव्वस है। बहरहाल आलमी बरादरी को इस पर होश में आना चाहिए और कोई ना कोई सख्त कार्रवाई भारत के खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमारे साथ नहीं जो दीगर हमारे खित्ते के ममालिक हैं उनके साथ भी वो क्लैश को हवा देता चला जा रहा है, बढ़ाता चला जा रहा है। चाइना की मिसाल अभी हाल ही में हमारे सामने है। बहरहाल जी प्रोग्राम में अभी हम बात करेंगे अजहर कोरोना के हवाले से। जी बिल्कुल, मुल्क में मजीद कोरोना के केसेस सामने आ रहे हैं और गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 2846 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं और ऐसे में अगर हम अमवात की बात करें तो 118 अफराद ऐसे हैं जो कि कोरोना वायरस से गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान जाम बहक हो गए हैं, अपनी जान की बाजी हार गए हैं। और इस हवाले से अगर हम नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर की बात करें जिसको कोरोना वायरस के तनाजुर में बनाया गया था, उनके अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जो मुतासरा अफराद हैं उनकी कुल तादाद अब तक 2,09,337 हो गई है, जबकि मजमूई तौर पर अगर हम जाम बहक होने वाले अफराद की बात करें तो ये तादाद 4,304 तक पहुंच चुकी है। हर सूबे से केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, अमवात का सिलसिला जा रहा है। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो कि इससे रिकवर हो रहे हैं, उनके जिस्मों में एंटीबॉडीज बन रही हैं, वो अपनी सेहतमंद जिंदगी दोबारा से गुजार रहे हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो कि इससे लड़ते लड़ते अपनी जान की बाजी हार गए हैं और रोजाना हम देख रहे हैं कि केसेस हमारे सामने आ रहे हैं। कभी केसेस ज्यादा होते हैं, कभी केसेस कम होते हैं, कभी अमवात की तादाद ज्यादा होती है, कभी अमवात की तादाद कम होती है, फ्लक्चुएशंस के अंदर चल रही है। तो इस हवाले से भी कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि केसेस जो है वो मजीद कितने बढ़ेंगे। WHO ने भी आज कुछ इसी तरह की बात की अजहर, जिस जानिब आप इशारा कर रहे हैं। WHO की जानिब से आज ये बताया गया है कोरोना वायरस को लेकर के कुछ कहा नहीं जा सकता है कि ये वायरस हमारा पीछा कब छोड़ेगा, कब खत्म होगा। हो सकता है कि ये सालों हमारी जिंदगी के साथ चलता रहे, हमें इसके साथ जीना सीखना है। जो बात बहुत पहले की गई थी, आज भी करीबन वही स्टेटमेंट है, WHO की जानिब से वही बयान सामने आया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जी अभी तक इसकी कोई वैक्सीन जो है अब वो सामने नहीं आ पाई है, काम इस पे हो रहा है, लेकिन अभी कुछ वसूख से नहीं कहा जा सकता है कि कब तक इसकी वैक्सीन सामने आ जाएगी। लेकिन WHO ने भी यही कहा है कि जी इस मामले को बहुत ज्यादा सीरियस, बहुत ज्यादा संजीदगी से लेने की जरूरत है और अगर हम इसको संजीदा नहीं लेंगे इस मामले को तो फिर ये अमवात का सिलसिला और ये जो आप जिक्र कर रहे थे कि रोजाना केसेस की तादाद बढ़ रही है, ये इसी तरह खुदा खास्ता बढ़ती रहेगी, न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर बल्कि दीगर दूसरे ममालिक के अंदर भी। हमें अभी पैनल से बताया जा रहा है एक ब्रेक लेना है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं।
साथ प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड में अतियात जमा कराना बहुत आसान है। www.pmcrf.covid.gov.pk पे विजिट करें। डोनेशन का तरीका चुनें। अगर आप डेबिट या क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं तो रकम और ऑर्गेनाइजेशन का नाम डालें। SMS के जरिए डोनेशन के लिए 6677 पर SMS भेजें। ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर चुनने पर आपको प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड की अकाउंट डिटेल्स दी जाएंगी। जैज़ कैश के जरिए अतियात जमा करवाने हो तो जैज़ कैश ऐप, USSD कोड या जैज़ की वेबसाइट का इंतखाब करें। आप इजी पैसा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आगे आएं और प्राइम मिनिस्टर्स कोरोना रिलीफ फंड के जरिए पाकिस्तान के लिए कुछ मिलकर करें। कोरोना वायरस से कितने लोग सेहतयाब हो जाते हैं? इस बीमारी के तकरीबन 97% मरीज मुकम्मल सेहतयाब हो जाते हैं। कोरोना से डरना नहीं, लड़ना है। वेलकम बैक जी। बात कर रहे थे ब्रेक पर जाने से पहले हम पाकिस्तान में कोरोना वायरस को लेकर क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, कुछ दुनिया पर भी नजर डालते हैं कि दुनिया भर में क्या हो रहा है। ग्लोब हमें क्या बताता है कि कहाँ कितने केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। अमेरिका की सबसे पहले हम बात करेंगे जहाँ सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट भी हो रहे हैं और सबसे ज्यादा अमवात भी हो रही हैं कोरोना वायरस की वजह से। और अमेरिका एक बार फिर से उन लोगों के लिए हम याद करा दें जो कोरोना वायरस को सीरियस नहीं ले रहे हैं, संजीदा नहीं ले रहे हैं, कि अमेरिका उन ममालिक में शामिल है जहां पर कोरोना को शुरू में अवाइल में हमने देखा कि संजीदा नहीं लिया गया। हालांकि वहां के सदर जो हैं डोनाल्ड ट्रंप, उनकी जानिब से भी अब बहुत ज्यादा संजीदा लिया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद हमने देखा कि बहुत सारी रियासतों में लोग जो हैं वो कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। मुजाहरे किए गए कि जी लॉकडाउन जो है उसको हटाया जाए फौरी तौर पर, और फिर इन रियासतों में बहुत सारी जगहों पर ये जो लॉकडाउन है इसको हटा भी दिया गया। क्या सूरत हाल है एयरपोर्ट्स पर, क्या सूरत हाल है शॉपिंग मॉल्स में, क्या सूरत हाल है अमेरिका में, यूरोप भर में, दीगर जो कंट्रीज हैं वहाँ, ये हम आपको दिखा रहे हैं। आपको ज्यादातर लोग मास्क पहने हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बड़ी ही अच्छी बात है कि लोग अब, और ग्लव्स भी पहने हुए बहुत सारे लोगों ने, और जो इंतजामिया है मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ सूबों में, वो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि डिसइंफेक्ट भी कर रही है बहुत सारी प्लेसेस को, बहुत सारी जगहों को। और ये जी एक साहब खुद ही अपना बुखार चेक करके, टेम्परेचर चेक करके इनफैक्ट अंदर अपनी फैक्ट्री के जा रहे हैं। वैसे अगर पाकिस्तान में ऐसा हो तो मेरा नहीं ख्याल कि हम इतनी संजीदगी का मुजाहरा करेंगे। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ पे देखिए हर बंदा एक अपनी इंफरादी जिम्मेदारी समझ के अपनी तरफ से उसे जो मैक्सिमम हो रहा है वो कर रहा है। इवन के टेम्परेचर भी अपना खुद चेक कर रहे हैं, और अगर उनको लगता है कि उनका टेम्परेचर ज्यादा है तो वो उस इमारत में या उस ऑफिस में या उस दुकान में दाखिल भी नहीं होते, वहां से वापस अपने घरों में चले जाते हैं और अपने आप को आइसोलेट कर देते हैं, क्वारंटीना कर लेते हैं। पाकिस्तान में क्या करते हैं थोड़ा सा कुछ इस पर बात कर लेते हैं। बिल्कुल मुख्तसर से हमें प्रोड्यूसर कह रहे हैं हम अगले टॉपिक की जानिब जाने, लेकिन जगह पाकिस्तान में यहाँ किसी को बुखार हो रहा है, नजला है, खांसी है, जुकाम है, करीबन तमाम सिम्टम्स हैं जो कोरोना वायरस के, तो फिर भी लोग मानने को तैयार नहीं है। अगर उन्हें कह भी देना आपके ये तो कोरोना के सिम्टम्स हैं, प्लीज आप जाके जरा टेस्ट करा लें, तो इस बात से भी बहुत सारे लोग बुरा मान जाते हैं। लेकिन जी बुरा मत मनाइए, ये आपके लिए, हमारे लिए, और खासतौर पर जो आपके प्यारे हैं उनकी भलाई के लिए है। तो जाइए अपना टेस्ट करवाइए, खुद भी महफूज रखिए और अपने प्यारों को भी महफूज रखिए। बिल्कुल। खैर मजीद आगे बढ़ेंगे, और जिस तरह हमने शुरू में लद्दाख की बात की थी जहां पर भारत को चीन की जानिब से अच्छी खासी हजीमत उठानी पड़ी है, वहां पे चीन ने भारत को भरपूर किस्म का जवाब दिया है। तो उसके ऊपर अब जो भारतीय ओपोजिशन थी और जो अवाम थी उन्होंने अपनी हुकूमत से सवाल पूछा है कि चीन ने वहां पे इनके फौजियों को मारा है। जिस तरह भारत हर जगह पे जो है इस तरह के इकदाम कर रहा होता है जिसका रद्द-ए-अमल उनको मिलता है, तो अब जब अवाम ने और अपोजिशन ने हुकूमत से इसका जवाब तलब किया है तो जो हुकूमत है वो यकीनी तौर पर काफी प्रेशर में आ गई है। मोदी सरकार बिल्कुल आय मशाई करने लग पड़ी है, प्रेशर में आ गई है, दबाव का शिकार हो गई है, और इसलिए अब उन्होंने अपना गम और गुस्सा ठंडा करने के लिए और उनको कोई चीज समझ न आई तो उन्होंने क्या किया है कि टिकटॉक समेत 59 मोबाइल फोन एप्लीकेशंस पर पाबंदी आयद कर दी है जो कि चाइनीज बेस्ड थे, यानी जिनके जो मौजूद थे वो चाइना के थे, और इस तरह से उन्होंने अपना मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मोदी सरकार ने
पिछले दिनों एक ऐलान किया था, बल्कि ऐलान किया मोदी जी खुद आए थे अपने नेशनल टीवी पर, उन्होंने वहां पर बैठ के ये दावा किया था, ये धमकी दी थी, अपने आवाम से कहा था कि जी हम चाइना को ऐसे छोड़ेंगे नहीं, चीन से हम बदला लेंगे, आराम से बैठेंगे नहीं। तो मेरे ख्याल में ये वो बदला है, ये जो 59 एक्ट जो है ना ये बंद कर दी गई हैं भारत के अंदर। बस भारतीयों को अब ये समझ जाना चाहिए, भारतीय आवाम को, कि यही वो बदला है जो आप चाइना से ले सकते हैं और इसी तरह की अच्छी हरकतें कर सकता है भारत। मेरे ख्याल में जिस तरह से की जा रही हैं, मोबाइल एप्लीकेशंस को बंद कर दिया गया है। बाकी उनके फौजियों ने क्या किया और उसके बाद जो उनके फौजियों के साथ हुआ, उसके बाद उनकी गवर्नमेंट ने क्या किया, वो तो किसी से खैर ढका छुपा नहीं है। तो मोदी जी को मेरे ख्याल में इस पर खराज अकीदत पेश किया जाना चाहिए भारतीय ओपोजिशन की जानिब से कि वाह क्या खूब जबरदस्त बदला लिया आपने अपनी फौजियों की हलाकत का। बिल्कुल, मैं समझता हूँ इस पे जो चीन से ज्यादा तो भारत को अपना नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स हैं, इस तरह के ऐप्स हैं, उस पर लोग अपने टैलेंट का मुजाहरा करते हैं, अपने टैलेंट दिखाते हैं, अपना जो हुनर उनके पास होता है उसको दुनिया को दिखाते हैं और जाहिर है उसकी वजह से अर्निंग भी होती है, पैसे भी आते हैं, तो एक मुल्क को इन सब चीजों से फायदा होता है। लेकिन भारत ने बड़ा एक मैं समझता हूँ कि अजीब किस्म का फैसला किया, इन ऐप्स पर पाबंदी लगा के चाइना से इन्होंने बदला लेने की कोशिश की है। बिल्कुल जी, इस वक्त हमें बताया जा रहा है अली मुइन नवाजिश हमारे साथ मौजूद हैं, तज्जियाकार हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं। इनकी बहुत सारी चीजें इंटरनेट पे आप जाएं, आप अगर सर्च करेंगे तो आपको इनके यूट्यूब पर भी बहुत सारी चीजें मिलेंगी। आप में से बहुत सारे लोग इनको जानते भी हैं, इसीलिए आज हमने उनको टेलीफोन लाइन पर लिया क्योंकि आप हमसे ज्यादा इनकी बात बेहतर तरीके से समझते हैं। अस्सलाम वालेकुम अली मुइन नवाजिश। वालेकुम अस्सलाम। अली कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? मैं बिल्कुल ठीक, आप ठीक हैं? बिल्कुल जी, बड़ी मेहरबानी अली, आप हमारे साथ हैं अभी लाइन पर। अली हम चाहेंगे कि पहले कुछ आपसे ऑनलाइन एजुकेशन के बारे में हम बात कर लें। ये जो निज़ाम है ये तो हम ले तो आए हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे स्कूल्स हैं अली, आप भी इस बात से एग्री करेंगे, जहां पर लोगों को गैजेट्स का सही इस्तेमाल ही मालूम नहीं है। खासतौर पर मैं बात कर रही हूँ देही इलाकों के अंदर जो स्कूल मौजूद हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के हैं चाहे वो प्राइवेट सेक्टर के हैं, तो फिर वहां तक इस तालीम के निज़ाम को किस तरह से पहुंचाया जा सकता है? आपको नहीं लगता कि कुछ और किया जाना चाहिए अभी सूरत हाल में? देखिए, ये जो अभी इस वक्त इस वबा के दौरान, पैंडेमिक के दौरान हो रहा है, ये कहा जा रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा एक्सपेरिमेंट है इन ऑनलाइन लर्निंग। ऑनलाइन लर्निंग का कॉन्सेप्ट कोई नया तो नहीं है, काफी अर्से पहले से जब से इंटरनेट आया, कंप्यूटर आया, तो ऑनलाइन लर्निंग की बात होती रही, लेकिन हमने देखा कि उसने सक्सेसफुली टेक ऑफ नहीं किया। इवन बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज ने अटेम्प्ट किया, कुछ स्पेशलाइज्ड इदारे बने ऑनलाइन लर्निंग के, लेकिन उसको वो मकबूलियत और वो एक्सेप्टेंस सोसाइटी में नहीं मिली। उसकी कुछ चैलेंजेस भी हैं। एक तो ये कि ऑनलाइन लर्निंग के लिए आपको बड़ा सेल्फ मोटिवेटेड होना होता है, आपको खुद बैठना पड़ता है। फिर उसके साथ साथ कि उस कोर्स को किस तरह डिजाइन किया जाए कि ऑनलाइन बच्चे उसको समझ सकें, स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड कर सकें, ये बड़े चैलेंजेस। और अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज डेवलप करने में 1 से 2 साल लग जाते हैं जी। तो हमने अभी देखा है कि ये तो हमने एक्सपेरिमेंट किया और बड़ा हेस्टली एक्सपेरिमेंट किया सबने, यूनिवर्सिटीज इदारों ने। ऑब्वियसली मजबूरी थी, किसी न किसी तरह किसी न किसी किस्म की ऑनलाइन लर्निंग को लाए। अब कुछ चैलेंजेस तो हमारे यहाँ बड़े स्पेसिफिक भी हैं। एक, इंटरनेट की अवेलेबिलिटी बहुत सारे इलाकों में नहीं है। फाटा में हमें पता 3G 4G का इशू है फॉर्मर फाटा में। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी हमारे स्टूडेंट्स को दरकार है। फिर हर स्टूडेंट के पास अपना लैपटॉप या कंप्यूटर या घर में कोई ऐसी जगह नहीं है जहां वो खलवत में बैठ के ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सके। तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट रहा है, तो मेरे ख्याल से अभी इतना कामयाब नहीं हुआ। इसके अंदर बहुत सारी। अच्छा अली, जहाँ ये बात सारे मसाइल है ना, वहाँ पीटीवी ने इस मसले को किसी हद तक कम करने की, खत्म करने की कोशिश की है अपने टेली स्कूल के जरिए, जो एंटीना पर ऐसे दूर दराज इलाकों में देखा जा सकता है, जिसका आप जिक्र कर रहे थे, हम तस्करा कर रहे हैं, जहाँ पर इंटरनेट मौजूद नहीं है, दीगर सहूलियात नहीं है या गैजेट्स लोगों को इस्तेमाल करने नहीं आते। तो इस इनिशिएटिव को किस तरह से देख रहे हैं आप पाकिस्तान टेलीविजन की जानिब से? देखिए, मेरा ख्याल है पाकिस्तान टेलीविजन का वो वाहिद इनिशिएटिव है जो हर पाकिस्तानी तक पहुंच सकता है और हर पाकिस्तानी उसे एक्सेस कर सकता है, क्योंकि एंटीना टीवी तो सबके पास है। मैं तो समझता हूँ बहुत जबरदस्त और बहुत अच्छी काविश है, जिसमें एटलीस्ट हम स्टूडेंट्स को कोई एक्टिविटी दे रहे हैं, उनके इस लर्निंग के सफर को कोई किसी किस्म की कंटिन्यूटी दे रहे हैं। लेकिन ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म तो ये सोल्यूशन नहीं है। लॉन्ग टर्म हमें कोई ना कोई क्योंकि असेसमेंट कैसे होगी, बच्चे का टेस्ट कैसे होगा, ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं। तो अभी ऑनलाइन लर्निंग को मैं समझता हूँ कि एक स्टॉप गैप मेजर है, ये एक दरमियानी रास्ता है जब तक हम इस वबा से नहीं निकलते जी। लेकिन इसको हम हतमी हल नहीं समझ सकते अपने मसाइल का।
ٹھیک ہے. اچھا علی، ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ آن لائن کلاسز کے دوران بچے آن لائن کلاسز لے رہے ہوتے ہیں، کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کے ذہنوں پہ کورونا وائرس چونکہ کافی زیادہ لوگوں کے ذہنوں پہ سوار ہوتا ہے، ایک مینٹل سٹریس بھی آلریڈی وہ مینٹل سٹریس سے بھی گزر رہے ہوتے ہیں. ایسے میں ان کو بھاری بھرکم اسائنمنٹس دے دی جاتی ہیں، کوئزز دے دیے جاتے ہیں. تو اس سب چیزوں سے کوپ اپ کرنے کے لیے آپ ایک اسٹوڈنٹ کو کیا تجویز دینا چاہیں گے کہ وہ کس طرح سے ان سب چیزوں کو بیلنس کر کے چلے؟ دیکھیں، میں 2 تجاویز دوں گا، ایک تو اسٹوڈنٹس کو دوں گا اور ایک میں اساتذہ اور یونیورسٹی اور اداروں کو. جی. پہلی تجویز تو اساتذہ یونیورسٹی اور اداروں کی یہ ہوگی کہ دیکھیں دنیا بھر میں یونیورسٹی ہو، اسکول ہو، ادارہ ہو، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچے کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کی، اور ہمیں بھی اسی ماڈل پہ چلنا چاہیے. دوسرا بچوں کے لیے یہ ہے کہ جو آپ نے مینٹل ہیلتھ کی بات کی، آپ نے بہت زبردست بات کی. جتنا بڑا یہ فزیکل ہیلتھ کرائسس ہے اس وقت، اس سے زیادہ بڑا یہ مینٹل ہیلتھ کرائسس. اور اس میں ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے بچے بڑے نیگیٹولی افیکٹ ہو رہے ہیں، مجھ سے کمیونیکیٹ بھی کرتے ہیں، میسیجز بھی آتے ہیں، تو پریشر بھی بہت آتا ہے. تو میں اسٹوڈنٹ کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں، مانا کہ ابھی ایک چیلنجنگ وقت ہے، ایک مشکل وقت ہے، لیکن آپ کی صحت آپ اس سے زیادہ بڑی کوئی چیز نہیں ہے. تو اگر آپ کے اوپر ابھی تھوڑا سا ایسا وقت گزر رہا ہے جس میں تھوڑا ورک لوڈ زیادہ ہو رہا ہے، یا ایسا وقت گزر رہا ہے کہ آپ کی لرننگ صحیح نہیں ہو رہی، آپ ابھی فی الحال اس کو ایکسیپٹ کریں، آپ ریلیکس رہیں، ٹینشن نہ لیں. انشاءاللہ تعالیٰ جیسے ہی یہ وبا کا مسئلہ ختم ہوگا تو چیزیں نارملٹی کی طرف آئیں گی اور کافی ساری چیزیں کوپ اپ ہو سکتی ہیں. 5 مہینے، 6 مہینے، 1 سال کی زندگی میں اتنا بڑا ٹائم نہیں ہوتا کہ اگر آپ صحت مند رہیں، آپ ٹھیک رہیں، تو باقی سب چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں. ٹھیک ہے، بہت شکریہ علی معین نوازش، آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا ہے. اسٹوڈنٹس کو آپ نے تجاویز دی ہیں، اس سب کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. جس طرح ہم نے آن لائن ایجوکیشن کی بات کی ہے، کورونا وائرس کی بات کی ہے، تمام تر مسائل پہ بات کرنے کے بعد ایک اور جو بڑا مسئلہ ہمیں درپیش ہے وہ ٹڈی دل کا ہے، جو کہ ہم دیکھ رہے ہیں کافی عرصے سے ہماری فصلوں کو خراب کر رہا ہے، جس کے حوالے سے جو متعلقہ محکمے ہیں فصلوں کو بلکہ جو دیگر ممالک ہیں ہمارے، ان کو بھی درپیش ہے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان جو ہے ان کے تجربات سے بھی فائدہ اٹھا رہا ہے، ان سے بھی رابطے میں ہے، اور مختلف تجاویز جو ہیں، مختلف مشورے جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے جا رہے ہیں، اور اسی کے ذریعے یہ انسداد ٹڈی دل مہم جو ہے یہ چلائی جا رہی ہے. ملک کے 41 مختلف اضلاع ہیں جہاں محکمہ زراعت، فوڈ سیکورٹی اور پاکستان آرمی کی 972 سے کچھ زائد ٹیمیں بتائی جا رہی ہیں جو مشترکہ کارروائیوں میں حصہ لے رہی ہیں. اور جی یہ آپریشن بتایا جا رہا ہے کہ انتہائی کامیابی سے جاری ہے. کامیابی ابھی ہمیں حاصل ہو رہی ہے تو خوشاب کی، جیسا کہ ہم نے اس روز بات کی تھی اظہر، کہ وہاں پر کوئی نیا کیس رپورٹ نہیں ہوا تھا، کوئی نیا اٹیک جو ہے ٹڈی دل کا وہ سامنے نہیں آیا تھا. تو اس طرح بہت سارے اضلاع ہیں، بہت سارے ہمارے دیہات ایسے ہیں جنہیں پاک کر دیا گیا ہے، وہاں پہ اسپرے کیا گیا ہے، اور اس چیز کو اب یقینی بنا دیا گیا ہے کہ وہاں پر لوکسٹ کا حملہ نہیں ہوگا. لیکن جی کون کون سے ایسے علاقے ہیں جہاں ابھی بھی یہ تمام جو مہم ہے یہ جاری ہے، اس پر بات کرتے ہیں نوید عصمت کہلو صاحب سے، ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں زرعی اطلاعات ملتان کے. السلام علیکم نوید صاحب. وعلیکم السلام، شکریہ جی. نوید صاحب آپ کا شکریہ، آپ اکثر ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے ہوتے ہیں، بڑی مہربانی آپ کی. نوید صاحب یہ فرمائیے گا، ابھی ہم تو بتا رہے ہیں کہ 972 کے قریب ٹیمیں موجود ہیں اور اضلاع 41 سے زیادہ بتائے جا رہے ہیں جہاں یہ مہم جاری ہے، شاندار طریقے سے جاری ہے. کچھ آپ بتائیے گا کہ آپ کے پاس کیا انفارمیشن ہے؟ میں تو صرف پنجاب کی بات کروں، پنجاب کے 26 اضلاع جو ہے نا وہ اس سے متاثر ہیں. تو ہم پوری طرح کمیٹڈ ہیں کہ ہم نے تمام متعلقہ اداروں کے تعاون سے صوبہ کو ٹڈی دل سے پاک رکھنا ہے تاکہ ہمارے کاشتکار بلا جھجک اور خوف اپنی فصلوں کی بہتر مینجمنٹ پر توجہ دے سکیں. حکومت پنجاب کی بہترین حکمت عملی، سرویلنس اور کمبیٹ آپریشن اور پاک آرمی کی سپورٹ سے پنجاب میں کاشتہ فصلوں کو ٹڈی دل سے پہنچنے والے نقصان سے بچا لیا گیا ہے ابھی تک الحمدللہ. تو آپ کو پتا ہے کہ کورونا وائرس کے بعد ٹڈی دل جو ہے دوسری بڑی آفت ہے. کورونا وائرس کی موجودہ صورتحال میں بھی وزیر زراعت پنجاب، SMDR اور سیکٹری زراعت پنجاب واصف کوشید فیلڈ میں جاری سرگرمیوں کا جائزہ لینے کے لیے ہنگامی دورے کر رہے ہیں. ٹڈی دل ملکی فوڈ سیکورٹی اور زرعی معیشت کے لیے بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے. فصلوں کو ٹڈی دل سے بچانے کے لیے تمام اضلاع میں موضوع لیول لوکس کنٹرول کمیٹیاں تشکیل دی جا چکی ہیں اور انہیں ٹڈی دل کی پہچان،
सर्विलांस कंट्रोल बारे तरबियत भी दी जा चुकी है। ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारे पटवारी साहबान हैं, हमारे फील्ड असिस्टेंट साहबान हैं और नंबरदार साहबान हैं, इनकी जो एंड्रॉयड सेट्स हैं उन पर हमने टिड्डी दल की जो ऐप है वो भी इंस्टॉल कर दी है ताकि इसकी सर्विलांस बेहतर। सही है। अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इस बारे में एक एप्लीकेशन भी आप लोगों ने मुतारिफ कराई है और उनको बता भी दिया है, तरबियत भी दे दी है। नवीद साहब, कुछ मुझे ये बताइएगा, जैसा कि आपने खुद नुकसान का जिक्र किया कि अगर ये कार्रवाई नहीं की जाती, ये मुहिम इस तरह से नहीं चलाई जाती ऐसा तरीके से, तो नुकसान बहुत ज्यादा हो सकता था। लेकिन अगर सिर्फ पंजाब के बारे में हम आपसे जानना चाहें, कुछ आपके पास आदाद शुमार हो, कितना नुकसान हुआ है, कुछ कंपनसेट करने का सोच रहे हैं आप लोग किसान? जहाँ तक पंजाब में नुकसान का तल्लक है ना, पंजाब में बहुत कम नुकसान, पूरे पंजाब में अगर को हम बात करें तो 8-10 हज़ार एकड़ बनता है टोटल, जो पार्शली मतलब इफेक्ट हुआ है इससे, क्योंकि बर वक्त कम्बैट ऑपरेशन और कार्रवाइयों से ना हमारी जो टिड्डी दल है ना, इसे हमने कंट्रोल किए रखा। हमारे पास वसाइल की कमी नहीं थी, हमारे पास जो है ना स्प्रे यानी केमिकल्स की भी वाफर मकदार मौजूद थी, इसके अलावा स्प्रे मशीनरी थी, हमारे 328 एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की गाड़ियां पूरे ऑपरेशन में हिस्सा ले रही थी, 3000 से ज्यादा एहलकार व अफसरान जो है वो हिस्सा ले रहे थे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, पाक आर्मी है, पीडीएम है, सभी मिलकर जो है ना वो एक पूरा वो मुहिम को जो है ना वो चला रहे थे, जिसकी वजह से हमारी जो है ना नुकसान से जो फसलें जो है ना वो बच गई हैं। अच्छा नवीद असमन कायलून साहब, अब जिस तरह बात की है कि आपने एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन लॉन्च कर दी है जो कि जो मुख्तलिफ लोग हैं नंबरदार वगैरह उनको आपने दे दी है, तो जरा उस ऐप के बारे में थोड़ा सा बताइएगा, वो किस तरह से काम करती है, उसके क्या फीचर्स हैं, और एक आम किसान जो है जिसको एंड्रॉयड ऐप इस्तेमाल करनी नहीं आती तो उसको किस तरह से आप लोगों ने अपने साथ लूप में रखा हुआ है? ये तो उन्हीं लोगों के लिए ऐप है जो ऐप इस्तेमाल कर सकते हैं जिनके पास एंड्रॉयड सेट्स हैं, और ये सिर्फ इसकी टिड्डी दल की सर्विलांस के लिए है। जहाँ कोई टिड्डी दल वो देखेंगे फौरी तौर पर वो उसकी जो इमेज है वो लेके या मतलब उस जगह पे खड़े होके वो ठीक है, उसकी पिक्चर ले सकते हैं, वीडियो बना सकते हैं, मुतालिका इदारों को सेंड कर सकते हैं, इंतजामिया को सेंड कर सकते हैं, हमारे सिस्टम में चली जाएगी। ठीक है जी, आपके सिस्टम में जाएगी और फिर आप उसके बाद फौरी तौर पर कार्रवाई करेंगे। नवीद असमत कायलून साहब, हमारे पास वक्त बहुत कम है लेकिन कोशिश करेंगे फिर किसी रोज आपसे इस बारे में बात कर सकें। और ये जो आपने एप्लीकेशन की बात की ना कि हमारे किसान भाइयों को यूज नहीं करनी आती, इस वक्त बहुत सारे मेरे किसान भाई जो है वो मुझे सुन रहे होंगे, टिकटॉक हमारे किसान भाई जो है वो बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं, मेरे ख्याल भी वो ये भी यूज कर सकते हैं। कायलून साहब से पूछेंगे नेक्स्ट टाइम कि किसानों के लिए कभी एप्लीकेशन उनके मोबाइल फोन में आप दस्तयाब कर रहे हैं। बहरहाल कि आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हुआ चाहता है। कल शाम ठीक 6 बजे दोबारा आपसे मुलाकात कर रहे होंगे हम। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। शाम की शहजादी की शादी बहुत अहमियत की हामिल है बंदूक। उन्होंने ऐलान किया है कि शहजादी से होने वाली औलाद ही तख्त की वारिस होगी। तुम ये काम खत्म करके यहूदा के साथ जाकर अर्तुरुल को भी उसके अंजाम तक पहुंचा दो। मुझे इल्म है कि यही दुख मुझे हकीकी फतह की तरफ लेकर जाएगा। अब अगर कोई चचा पे शक करेगा या उनके खिलाफ बात करेगा तो मुझे भी अपना मुखालिफ पाएगा। कुर्तुगलू और उसकी हवारी मुझे सरदारी से हटाना चाहते हैं और कुंदुगलू को सरदार बनाना चाहते हैं। तुम्हें और किस पर शक है? कुर्तुगलू ये मंजरनामा है। मंजरनामा, यहाँ रोज हालात बदलते हैं, वाकयात बदलते हैं। कल के हरीफ आज के साथी, कल हो साथी तो आज हरीफ। कहते हैं सियासत में कुछ हरफे आखिर नहीं, लेकिन क्या ये बदलते मंजरनामे मुल्क को कौम के लिए भी मुफीद हैं? अवाम को करप्शन से निजात, इंसाफ और अच्छे मयार जिंदगी देते हैं? अब रहे कि तमाम बदलते हालात और वाकयात पर नजर। होंगे बेबाक सवाल और पूछेंगे आपसे, क्या बदली आपकी राय?
بدلتی رائے. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 7:05 پر صرف PTV نیوز پر. عوام کے ووٹ کی طاقت عوامی نمائندوں کو اقتدار کے حوالوں تک پہنچا سکتی ہے اور عوام کی خاطر کیے جانے والے فیصلوں کے ثمرات عوام تک پہنچانا ان ہی نمائندوں کا فرض ہے. انہی عوامی نمائندوں سے پوچھیں گے سوال اور کریں گے عوام کے حقوق کے تحفظ کی بات, عوامی مسائل کے حل کی بات, عوام سے عوام تک. دیکھیے ہر سوموار سے جمعرات رات 8:05 پر صرف PTV نیوز پر. BJP dispensation in India was bent upon perpetuating India's illegal occupation of Indian occupied Jammu and Kashmir to pursue its Hindutva agenda. کشمیر کوئی الگ نہیں ہے ملک سے, وہ بھی اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں, لیکن جب وہ اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں ان کو دبایا جاتا ہے, لاک ڈاؤن کیا جاتا ہے. اسپیشل اسٹیٹس ہندوستان کی حکومت نے ہم نے کیا تھا ایک وعدے کے تحت. آج وہ وعدہ سسٹمیٹیکلی توڑ رہے ہیں. یہ ایک ڈائریکٹ حملہ ہے ہماری پہچان پہ, ہماری آئیڈینٹی پہ, اور یہ برداشت نہیں ہوگا. کورونا وائرس سے بچاؤ ہمارے ہاتھ میں ہے اور صرف کچھ بنیادی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے نہ صرف ہم خود اس سے محفوظ رہ سکتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی بچا سکتے ہیں. اپنے ہاتھوں کو صابن اور پانی سے کم از کم 20 سیکنڈ تک بار بار دھوئیں. کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ہر بار نئے ٹیشو پیپر یا اپنی کونی سے ڈھانپیں. اپنی آنکھوں, ناک اور منہ کو ہاتھ بالکل نہ لگائیں. مسافر کے لیے ہاتھ نہ ملائیں, نہ ہی گلے ملیں. کھانسی یا نزلے کی علامات کے حامل افراد سے کم از کم 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں. رش والی جگہ جانے سے پرہیز کریں. بلا ضرورت گھر سے باہر نہ جائیں. اگر آپ کو کھانسی, نزلہ یا سانس لینے میں دشواری محسوس ہو تو فوراً طبی معائنہ کرائیں. آئیے سب مل کر ان احتیاطی تدابیر پر عمل کریں اور اس مشکل وقت سے نمٹنے میں اپنا کردار ادا کریں, کیونکہ ہم سے ہے پاکستان. کورونا وائرس کیسے پھیلتا ہے؟ یہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں منتقل ہوتا ہے. کسی کی چھینک یا کھانسی کی صورت میں یہ منتقلی مائع ذرات کی صورت میں ہو سکتی ہے. یہ وائرس کے مریض کی چھوئی ہوئی جگہ یا سطح کو چھونے اور ہاتھ کو منہ, ناک یا آنکھوں کو لگانے سے صحت مند لوگوں میں منتقل ہو سکتا ہے. کورونا سے ڈرنا نہیں, لڑنا ہے.
नेटवर्क से ज्यादा 4G टावर्स के साथ पाकिस्तानी कौम का नंबर 1